हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। मैं पुनीत शर्मा श्याम पैरामेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम ने हमने लीवर के बारे में पढ़ लिया था और लीवर के फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब तक डिस्कस कर लिया है प्रीवियस क्लास में। आज हम बात करेंगे किसके बारे में। हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है आज, कौन सा, पेनक्रियाज। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, पेनक्रियाज के बारे में। ओके माय डियर, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज आपको पता ही है कि पेनक्रियाज की शेप स्ट्रक्चर कैसी होती है। पेनक्रियाज हमारा इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। पेनक्रियाज हमारा किस तरीके से दिखाई देता है, इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें हमारा जो ये बड़ा वाला पोर्शन होता है, बड़ा वाला पोर्शन होता है, तो वो ये क्या होता है, हमारा हेड। ये वाला पार्ट कहलाता है हमारा हेड, ये वाला पार्ट कहलाता है हमारा नेक, ये वाला पार्ट हमारा कहलाता है बॉडी, और ये लास्ट वाला पार्ट हमारा कहलाता है टेल। ठीक है माय डियर, ये होता है हमारा पेनक्रियाज। इसमें कुछ डक्ट इस तरीके से निकली हुई रहती है, जो कहाँ पे खुलती है, हेड पोर्शन में खुलती है, ठीक है। इनमें छोटी छोटी डक्ट इस तरीके से पाई जाती है, जो इनका अपना जो सीक्रेशन होता है पेनक्रियाज का, जो पेनक्रियाटिक सेल होती है, वो अपना सीक्रेशन कहाँ डाल देती है, इस डक्ट्स में डाल देती है। ये छोटी छोटी वेसल्स होती है जिनके द्वारा सीक्रेशन कहाँ डाल दिया जाता है, इसे एक वेसल्स में, पेनक्रियाटिक डक्ट में डाल दिया जाता है। पेनक्रियाटिक डक्ट थोड़ा आगे चल के बाहर निकलती है, ये क्या कहलाती है, हमारी पेनक्रियाटिक डक्ट। ये कहलाती है हमारी पेनक्रियाटिक डक्ट। इसको क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट। दूसरी तरफ से हमारे यहाँ से कौन सी डक्ट आती रहती है, इस तरीके से हमारी कौन सी डक्ट आती है, ये कॉमन बाइल डक्ट। ऊपर से हमारी आती है क्या, कॉमन बाइल डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट किस किस से मिलकर बनी होती है, कॉमन बाइल डक्ट हमारी बनी हुई रहती है, ये हो गई हमारी क्या, यहाँ लिख देते हैं इसको, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है माय डियर। अब कॉमन बाइल डक्ट किससे मिलकर बनी रहती है, कॉमन बाइल डक्ट होती है, दो डक्ट का जोड़ होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। अब इसमें क्या क्या जुड़ा रहता है, इसमें इस साइड हमारा होता है क्या, गोल ब्लेडर, इस तरीके से। या हमारा क्या आ गया, गोल ब्लेडर, जीबी। ठीक है, जीबी क्या हो गया हमारा, गोल ब्लेडर। इस डक्ट को हमने क्या नाम दिया, सिस्टिक डक्ट। ये हो गई हमारी क्या, सिस्टिक डक्ट। अब सिस्टिक डक्ट और ये ऊपर से क्या आ रही है हमारी, हिपेटिक डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट। ठीक है, कॉमन हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट के सीक्रेशन मिलके किससे जुड़ रहे हैं, हमारी कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ रहे हैं। दोनों मिलके क्या बना देगी, कॉमन बाइल डक्ट। इससे और ऊपर चलेंगे कि कॉमन हिपेटिक डक्ट किससे मिलकर बनी हुई रहती है। तो हमने आपको बताया था कि कॉमन हिपेटिक डक्ट किससे मिलकर बनी होती है, जो लीवर से आती रहती है। अब लीवर से कौन कौन सी आती रहती है, ये हो गया क्या हमारा लीवर, ये हो गया हमारा लीवर। इसकी राइट लोब हो गई और लेफ्ट लोब हो गई। राइट से कौन सी आएगी, राइट हिपेटिक डक्ट, RHD, ठीक है। और लेफ्ट से लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, LHD। राइट वाले पार्ट से आएगी राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट वाले पार्ट से आएगी लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। दोनों मिलके किस में जुड़ जाएगी, दोनों मिलके जुड़ जाएगी हमारे किस में, कॉमन हिपेटिक डक्ट में। ओके माय डियर, ये हो गई हमारी LHD और ये हो गई हमारी RHD, राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। तो ये है पूरा लीवर से पेनक्रियाज तक का सिस्टम, ठीक है। बाइल कहाँ से सीक्रेट होता है, लीवर और गोल ब्लेडर से, दोनों जगह से सीक्रेट होता है, ठीक है। लीवर से आ गई हमारी क्या, कॉमन हिपेटिक डक्ट। कॉमन हिपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट से मिलकर क्या बना लिया, कॉमन बाइल डक्ट बना ली। कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाज से आ रही है हमारी कौन सी, पेनक्रियाटिक डक्ट। ये वाली कौन सी है, पेनक्रियाटिक डक्ट। दोनों ने मिलकर क्या बना ली, दोनों ने मिलकर एक और ब्रांच बना ली। दोनों के सीक्रेशन किस में आ जाएंगे, ये वाली ब्रांच में। अब दोनों मिलकर क्या ब्रांच बना लेगी, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा हिपेटो
पेनक्रिएटिक डक्ट। ओके माय डियर, इसका क्या नाम हो गया हमारा, हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट। किस किस से मिलकर बनी है, हिपेटिक वाली जो लीवर से आ रही है, कौन सी, कॉमन बाइल डक्ट से मिलकर, और पेनक्रिएटिक डक्ट से मिलकर कौन सी ब्रांच बना ली इसने, हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट। अब ये जो हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट है, ये कहाँ खुलेगी, ये हमारे खुलेगी D2 वाले पार्ट में, ड्यूडेनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम इस तरीके से प्रेजेंट होता है हमारा, यहाँ से स्टोमक की वो आरती रहती है, स्टोमक की ब्रांच कौन सी, पाइलोरिक एंट्रम। तो पाइलोरिक एंट्रम से इस तरीके से, इसको अलग कलर से बनाते हैं हम, ये देखिए ब्लू कलर से बनाते हैं हम, या इस तरीके से हमारा पीछे से स्टोमक जुड़ा रहता है यहाँ से, ठीक है। ये स्टोमक से हमारा क्या आ गया ऐसे, D2 वाला पार्ट इस तरीके से, ये हमारा क्या है, ड्यूडेनम। ये हमारा हो गया ड्यूडेनम, मतलब कि ड्यूडेनम का भी कौन सा पार्ट, D2 पार्ट। ये क्या आ जाएगी हमारी, हमारी खुल जाएगी, ये क्या खुल गई हमारी, हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट। किस में खुल गई हमारे, किस किस पार्ट में खुल गई हमारी, D2 वाले पार्ट में। ओके माय डियर, तो ये था पूरा पेनक्रियाज का सिस्टम। बाइल ऊपर से आता है, पेनक्रिएटिक जो जूस होता है वो पेनक्रियाज से रिलीज होता है, ठीक है। पेनक्रियाज की ब्रांच होती है हमारी पेनक्रिएटिक डक्ट। पेनक्रिएटिक डक्ट से कॉमन बाइल डक्ट जुड़कर क्या बनाती है, हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट, और किस में ओपन होती है, हमारे D2 वाले पार्ट में, ठीक है, जो सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ड्यूडेनम का, ठीक है। तो ड्यूडेनम में आके खुलती है, ये है हमारा पूरा पेनक्रियाज का सिस्टम। अब बात करते हैं पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज के हमने आपको बता दिया कि पेनक्रियाज क्या है, एक सी शेप्ड, पेनक्रियाज क्या है, एक सिचुएटेड इन सी शेप्ड कर्व ऑफ ड्यूडेनम। पेनक्रियाज कहाँ सिचुएटेड रहता है, पेनक्रियाज पूरा ये इस तरीके से, पेनक्रियाज कहाँ सिचुएटेड रहता है, जो ड्यूडेनम का कर्व है, सी शेप कर्व्ड है, उसमें घुसा हुआ रहता है। ये तो हमने आपको थोड़ा दूर दूर बताने के लिए समझा है, लेकिन इतना दूर नहीं होता है, ये इसी में धसा हुआ रहता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही घुसा हुआ रहता है। और ये डक्ट इस तरीके से निकली रहती है, बिल्कुल छोटी छोटी डक्ट होती है ना। तो ये अगर देखने पे हम देखेंगे तो ये वाला पार्ट इसी में घुसा रहता है, इसी शेप में ही घुसा हुआ रहता है। ओके माय डियर, तो ये तो पेनक्रियाज क्या होता है, सिचुएटेड इन द सी शेप कर्व्ड ऑफ द ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, situated pancreas situated at C shape curve of duodenum of duodenum का भी कौन सा पार्ट, D2 वाला पार्ट, duodenum का कौन सा पार्ट, D2 वाला पार्ट, duodenum of small intestine। ओके माय डियर, पेनक्रियाज कहाँ सिचुएटेड रहता है, सिचुएटेड एट सी शेप कर्व एट ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम का कौन सा, D2 पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के भी D2 वाले पार्ट में घुसा हुआ रहता है, सिचुएटेड रहता है। ओके माय डियर, लोकेशन की बात करें, लोकेशन हमारे कौन सी लोकेशन आ जाती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी की, तो लोकेशन में देखिए हमारी क्या आ जाती है, हमने किस तरीके से डिवाइड किया, इस तरीके से। तो हमारा पेनक्रियाज किस में चला जाता है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, किस में चला जाता है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में, इस साइड हमारा पेनक्रियाज सिचुएटेड रहता है। ये हो गया राइट अपर क्वाड्रेंट, ये हो गया लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ये हो गया राइट लोअर क्वाड्रेंट, और ये हो गया लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो हमारा पेनक्रियाज स्टोमक के साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो स्टोमक के साइड में कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारे लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में। रीजन्स के हिसाब से ये दो रीजन्स में आ जाता है, कौन कौन से में, एक तो आ जाता है एक इसमें एपिगेस्ट्रियम में, एक आ गया हमारा एपिगेस्ट्रिक रीजन में, और दूसरा किस में आ जाता है हमारे, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम फोसा, या रीजन भी बोल सकते हैं, या रीजन।
ओके माय डियर। तो हमारा पेनक्रियाज कहाँ सिचुएटेड हो गया, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में और एपिगैस्ट्रिक रीजन में और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम फोसा में। ये हो गई इसके लोकेशन की बात। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको बताया है कि इसमें क्या क्या होते हैं। हेड होता है, फिर आता है नेक, जो छोटा सा पार्ट होता है नेक, हेड और बॉडी के बीच में। हेड आ गया, नेक आ गया, फिर आता है हमारी बॉडी, और फिर लास्ट वाला पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, टेल। तो इसकी हमने आपको स्ट्रक्चर बताई दी है, एक बार हम इसको लिख लेते हैं। पार्ट्स लिख लो, पार्ट्स ऑफ पेनक्रियाज। पार्ट्स ऑफ पेनक्रियाज में हम बात करते हैं, पहला पार्ट आता है हमारा क्या, पहला आता है हमारा बॉडी। सेकंड पार्ट आता है हमारा क्या, नेक। नेक को रहने दीजिए, नेक में कोई स्पेशल वो है नहीं, इसके तीन ही पार्ट लिख लीजिए आप। पहला पार्ट आएगा क्या हमारा, हेड। ठीक है, पहला पार्ट क्या आ गया, हेड। सेकंड पार्ट आ जाएगा हमारा बॉडी, और थर्ड पार्ट लिख लीजिएगा क्या, टेल, जो पूंछ वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की बात करें, पहला पार्ट होता है जो साइज में बड़ा होता है और किसमें घुसा हुआ रहता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है, तो वो होता है हमारा क्या, हेड। ये वाला पार्ट है हमारा हेड, ये वाला। ठीक है, बॉडी वाला पार्ट है जो हेड और टेल के बीच में वाला, ये वाला पार्ट है, ये क्या कहलाता है हमारा, बॉडी। ठीक है, और जो लास्ट वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है हमारा, टेल। ठीक है, तो हेड की बात करें तो हेड हमने बता ही दिया क्या, लाइंड बाय, लाइंड बाय ड्यूडेनम, ड्यूडेनम का D2 वाला पार्ट। ये किससे लाइन, किससे जुड़ा हुआ रहता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है। बॉडी हमारा बीच वाला पार्ट होता है जो कनेक्ट होता है किस किस से, हेड से, हेड एंड टेल से जुड़ा हुआ रहता है, ये बीच वाला पार्ट होता है। और टेल की बात करें तो देखिएगा, टेल हमारा क्या होता है, एंड पोर्शन ऑफ द पेनक्रियाज, एंड पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज। ठीक है, टेल हमारा कौन सा होता है, एंड पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज। जो हमारा टेल वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, ये होता है एंडोक्राइनल फंक्शन के लिए। जो भी एंडोक्राइनल सीक्रेशन होते हैं वो हमारे किस में पाए जाते हैं, टेल वाले पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, जो एंडोक्राइनल वेसल्स होती है, जो पेनक्रेटिक जूस वगैरह, हार्मोन वगैरह रिलीज करती है, ठीक है, वो हमारे कौन से वाले पार्ट में पाई जाती है, टेल वाले पार्ट में। तो एंडोक्राइनल फंक्शन टेल को क्या बोलते हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ एंडोक्राइनल फंक्शन, एंडोक्राइनल फंक्शन। ठीक है माय डियर, इट इज ए, टेल का पार्ट कौन सा पार्ट होता है, ये हमारा एंडोक्राइनल फंक्शन वाला पार्ट होता है। ठीक है माय डियर, तो ये हो गई हमारी स्ट्रक्चर की बात, हेड, बॉडी और टेल। इसलिए जब भी हम क्या करते हैं, हम पेनक्रिएटोमी करते हैं, कोई भी हम सर्जरी करते हैं पेनक्रियाज की, उसको क्या बोलते हैं, पेनक्रिएक्टोमी। तो पेनक्रिएक्टोमी हम करते हैं, उसमें हम हमेशा ध्यान रखते हैं, जो डॉक्टर्स है, हम क्या सर्जरी में क्या ध्यान रखते हैं कि तेल वाले पार्ट को बहुत कम चांस से छेड़ा जाए। तेल वाले पार्ट को छेड़ते ही नहीं है वो। क्यों नहीं छेड़ते, क्योंकि इसमें हमारे हार्मोन्स रिलीज करने की क्षमता होती है, हार्मोन रिलीज करने की सेल्स पाई जाती है, जो पेनक्रियाज में क्या करती है, हार्मोन सीक्रेट करती है। तो इस वाले पार्ट को बहुत कम छेड़ा जाता है, इसको छेड़ा नहीं जाता सर्जरी के दौरान, केवल हेड और बॉडी वाले पार्ट को ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है माय डियर, और हेड और बॉडी वाले पार्ट से पेनक्रियाटिक ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, और टेल वाले पार्ट से एंडोक्राइनल फंक्शन के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो ज्यादा रिलीज किए जाते हैं। ठीक है माय डियर, आगे बात करें हम किसके बारे में, पेनक्रियाज की क्या क्या और विशेषता है। देखिएगा, पेनक्रियाज हमारा दो तरीके से काम करता है, एक तो एक्सोक्राइनल और एक एंडोक्राइनल। पेनक्रियाज को क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज क्या होती है, मिक्स ग्लैंड होती है। पेनक्रियाज को स्वीट ग्लैंड भी बोला जाता है, पेनक्रियाज को क्या बोला जाता है, स्वीट ग्लैंड भी बोला जाता है। और पेनक्रियाज इज ए मिक्स ग्लैंड। पेनक्रियाज क्या होती है, मिक्स ग्लैंड होती है।
मिक्स ग्लैंड कैसे, जो क्या काम करती है, एक्सोक्राइन का भी काम करती है, एक्सोक्राइनल भी होती है और क्या होती है, एंडोक्राइनल भी होती है। इट इज ए एक्सोक्राइनल ग्लैंड और इट इज ए एंडोक्राइनल ग्लैंड। एक्सोक्राइनल में क्या क्या सीक्रेट किया जाता है, एक्सोक्राइन में हमारा क्या जाता है, क्या इसमें पाई जाती है, क्या एक्टिनिडक्ट। इसमें कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक्टिनिडक्ट पाई जाती है, जो क्या करती है, जो पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करती है। जो क्या काम करती है हमारी एक्टिनिडक्ट, पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करती है। ओके माय डियर, अब बात करें किसकी, एंडोक्राइन की। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या पाया जाता है, पैनक्रियाटिक जूस में हमारा क्या पाया जाएगा, एक तो पैनक्रियाटिक जूस में देखिए हमारा क्या 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 पाया जाएगा, बाइकार्बोनेट, SCO3 मेनली पाया जाता है, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट मेनली, मेनली क्या पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और अदर सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, एल्केलाइन नेचर के होते हैं, ये भी क्या होता है हमारा, एल्केलाइन नेचर का होता है, एल्केलाइन नेचर का होता है बाइकार्बोनेट, जो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, पेनक्रियाटिक जूस के द्वारा रिलीज किया जाता है, सॉरी पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, एक्टिनिडक्ट के द्वारा। ठीक है, एक्टिनिडक्ट कहाँ पाई जाती है, हमारी एक्सोक्राइनल ग्लैंड होती है जो कहाँ पाई जाती है, पेनक्रियाज में। ओके माय डियर, तो SCO3 का नेचर क्या होता है, एल्केलाइन नेचर होता है। इसका नेचर होता है, कितना पीएच होता है इसका, 8 से 9 के लगभग इसका पीएच पाया जाता है। क्या काम करता है ये काम करता है किसको, जो हमारा काइम आ रहा है स्टोमक से, स्टोमक में कौन सा नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है। तो हमारा जो काइम आ रहा है कहाँ से, स्टोमक से, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम होता है किसका, पेनक्रियाटिक जूस का। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस का क्या काम होता है, जो हमारा काइम आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम होता है, क्योंकि वहां तो क्या होती है, वहां तो हमारी ग्लैंड्स पाई जाती है। ठीक है, वहाँ ग्लैंड्स पाई जाती है, उसमें क्या किया जाता है, उससे हमारा जो नेचर है एल्कलाइन नेचर मेंटेन कर लिया जाता है। वहाँ म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, जो म्यूकस क्या करती है, प्रिवेंशन करती है एसिड से। अब हमारे यहाँ क्या होता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस कम पाया जाता है, इसलिए उसको क्या करना जरूरी है, न्यूट्रलाइज करना जरूरी है एसिडिक वाले पार्ट को। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई एल्कलाइन सब्सटेंस काम में लेना पड़ेगा, और एल्कलाइन सब्सटेंस हमारा क्या होता है यहाँ पे, पेनक्रियाटिक जूस, जो काइम को एसिडिक से किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्कलाइन नेचर में। ओके माय डियर, तो ये हो गई हमारी एक्सोक्राइनल ग्लैंड की बात। अब एंडोक्राइनल ग्लैंड की बात कर लेते हैं, एंडोक्राइनल फंक्शन की बात कर लेते हैं। एंडोक्राइनल में हमारे क्या आते हैं, हार्मोन्स आते हैं। एंडोक्राइन फंक्शन में हमारे क्या आते हैं, हार्मोन्स। एंडोक्राइनल में आ गए हमारे हार्मोन्स। हार्मोन्स हमारा कौन सीक्रेट करता है, इसमें कौन सी डक्ट पाई जाएगी, हम इसमें पाई जाती है स्लेट ऑफ लैंगरहैंस, स्लेट ऑफ स्लेट ऑफ लैंगरहैंस की हमारी सेल्स पाई जाती है। ठीक है, यहाँ हमारी पाई जाती है एसिनिडक्ट, और यहाँ पाई जाती है हमारी स्लेट ऑफ लैंगरहैंस, जो क्या काम करती है, हार्मोन रिलीज करने का काम करती है। अब स्लेट ऑफ लैंगरहैंस भी, इसमें भी क्या क्या अलग अलग टाइप की सेल्स पाई जाती है, कौन कौन सी, इसमें पाई जाती है अल्फा 1, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसमें पाई जाती है कौन सी, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा सेल्स, और एक पाई जाती है इसमें कौन सी, डेल्टा और एफ। ये डेल्टा सेल्स पाई जाती है और एफ सेल्स पाई जाती है। अब इन कितने तरह की हो गई, 5 तरह की इसमें सेल्स पाई जाती है, किसमें, एंडोक्राइनल वाले पार्ट में। अब एंडोक्राइनल वाले पार्ट में 5 तरह की पाई जाती है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा, डेल्टा और एफ सेल। अब इन सब का काम क्या होता है, अलग अलग तरह के हार्मोन रिलीज करने का काम होता है। तो अल्फा वाला करता है हमारा क्या, गैस्ट्रिन हार्मोन। अल्फा वाला क्या करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन, कौन सा, अल्फा 1। अल्फा 2 क्या करता है, ग्लूकोजन हार्मोन, ग्लूकोजन रिलीज करने का काम करता है। और बीटा वाला आपको पता ही होगा, बीटा वाला फेमस है। बीटा वाला क्या काम करता है, ये मेनली मेनली ये काम करता है इंसुलिन प्रोडक्शन का। इंसुलिन प्रोडक्शन का कौन काम करता है, हमारी जो पेनक्रियास की बीटा सेल, बीटा सेल्स के द्वारा हमारा इंसुलिन का सीक्रेशन किया जाता है।
ठीक है, जो हमें क्या करता है, हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट चीज खाते हैं, कोई भी हम शुगर वाली मीठी चीज खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, इंसुलिन हार्मोन के द्वारा उसको मैनेज किया जाता है। इसलिए सबसे जरूरी चीज है हमारे शरीर की, सबसे कॉमन बीमारी जो देखी जाती है बुजुर्ग में, वो कौन सी देखी जाती है, जो मोटापे वाले लोग होते हैं, हैवी वेट वाले लोग होते हैं, उनमें सबसे कॉमन डिजीज हमारी कौन सी देखी जाती है, डायबिटीज। ठीक है, और डायबिटीज किसकी कमी से होती है, इंसुलिन की कमी से। मीठा खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, इंसुलिन तो लिमिट में ही तो है, हमारे पेनक्रियाज को जितना काम करेगा उतना ही इंसुलिन निकाल पाएगा बेचारा। तो हमें क्या करता है, जो फैटी वाले लोग होते हैं उसमें वैसे ही इंसुलिन कम बनता है, और इंसुलिन कम बनता है तो क्या करते हैं, शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए उनको क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। तो बीटा सेल्स के द्वारा हमारा क्या हार्मोन रिलीज किया जाता है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज किया जाता है। डेल्टा सेल के द्वारा हमारा कौन सा किया जाता है, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज किया जाता है। और एफ सेल के द्वारा हमारा प्रोटीन रिलीज किए जाते हैं, कुछ प्रोटीन पेप्टाइड रिलीज किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, कुछ प्रोटीन पेप्टाइड रिलीज किए जाते हैं एफ सेल के द्वारा। तो ये हो गए हमारे एक्सोक्राइनल फंक्शन और एंडोक्राइनल फंक्शन। एक्सोक्राइन में हमारा कौन सा सीक्रेशन रिलीज होगा, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होगा। ओके माय डियर, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होगा, और एंडोक्राइनल फंक्शन से हमारे हार्मोन रिलीज होंगे, जिसमें हमारी कौन सी सेल काम में आएगी, स्लेट ऑफ लैंगरहैंस। इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा, डेल्टा और एफ। अल्फा के द्वारा गैस्ट्रिन, अल्फा 2 के द्वारा ग्लूकोजन, बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन, और डेल्टा के द्वारा सोमेटोस्टेटिन, और एफ के द्वारा कुछ प्रोटीन पेप्टाइड रिलीज किए जाते हैं। ओके माय डियर, अब देखिएगा, अब हम बात किसके बारे में कर लेते हैं, पेनक्रियाटिक जूस के बारे में थोड़ा सा डीपली डिस्कशन कर लेते हैं। देखिएगा, पेनक्रियाटिक जूस के बारे में हमने आपको बताया, पेनक्रियाटिक जूस किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, एसिनी डक्ट के द्वारा। पेनक्रियाटिक जूस एसिनी डक्ट के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब इसमें देखिएगा, इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है एल्केलाइन नेचर। एल्केलाइन नेचर का होता है हमारा पेनक्रियाटिक जूस। पीएच कितना होता है इसका, 8 से 9 पीएच होता है। ओके माय डियर, ये हो गया हमारा क्या, पेनक्रियाटिक। इसको क्या बोला जाता है, आल्सो नोन एज कंप्लीट जूस। इसमें सब कुछ मिक्स होता है। ठीक है, जो भी ऊपर से अदर सब्सटेंस आ रहे हैं, अदर जो सीक्रेशंस आ रहे हैं, सब किस में आके जुड़ जाते हैं, सब हमारे पेनक्रियाटिक जूस में मिल जाते हैं। इसमें सारे सब्सटेंस पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, कंप्लीट जूस। ओके, इसको बोल दिया हमने क्या, कंप्लीट जूस। अमाउंट इसका कितना होता है, अमाउंट जो इसका पाया जाता है पर डे, जो सीक्रेशन होता है वो होता है इसका 500 से 800 ml। 500 से 800 ml पर डे, प्रतिदिन। प्रतिदिन 500 से 800 ml क्या किया जाता है, पेनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन किया जाता है। ठीक है माय डियर, अब इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि पेनक्रियाटिक जूस का क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शंस में देखिएगा, इसका क्या क्या फंक्शन है। इसका पहला है न्यूट्रलाइज ऑफ काइन। न्यूट्रलाइज ऑफ काइन, न्यूट्रलाइज ऑफ काइन। काइन जो हमारा स्टोमक से फूड आ रहा है, फूड कंटेंट आ रहा है, उसको क्या करने का काम करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम होता है, क्योंकि वो क्या होता है, एसिडिक होता है, और ये क्या करता है, एल्केलाइन नेचर का है, तो उसको क्या कर देता है, एल्केलाइन। दूसरा काम होता है, इसको डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या काम करता है, दूसरा डाइजेशन करने का काम करता है। अब डाइजेशन किस किस तरीके से करता है, डाइजेशन करता है ये हमारा एमाइलोलाइटिक इसमें पाया जाता है, एमाइलोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या पाया जाता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है इसमें, और एक पाया जाता है लाइपोलाइटिक।
ठीक है। एमाइलोलाइटिक क्या करेंगे, एमाइलोलाइटिक क्या करेंगे, पैनक्रियाटिक एमाइलेज सीक्रेट करते हैं। पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक अमाइलेज का सीक्रेशन करते हैं। प्रोटियोलाइटिक क्या करते हैं, प्रोटियोलाइटिक होते हैं प्रोटीन्स को डाइजेशन करने का काम करते हैं। और क्या बनाते हैं ये हमारे हमारे बनाते हैं ये ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन बनाते हैं, काइमोट्रिप्सिनोजन बनाते हैं। काइमोट्रिप्सिनोजन से आपको कुछ याद आया, हमने बताया था आपको किसमें, जो हमने आपको पहले डाइजेशन स्टार्ट किया था, ठीक है, स्टोमक के बारे, स्टोमक के से हमारे डिस्कशन किया था। सलाइवरी ग्लैंड में हमने बताया था सलाइव, जो हमारा सलाइवा होता है उसमें भी क्या पाया जाता है, काइमोट्रिप्सिनोजन पाया जाता है। ठीक है। और बच्चों में काइमोट्रिप्सिनोजन की जगह कौन सा हमने बताया था आपको, रेनिन हार्मोन पाया जाता है। रेनिन हार्मोन, इसको क्या बोलते हैं काइमोट्रिप्सिनोजन को, कर्डली, कर्डी सॉरी कर्डली हार्मोन। कर्डली हार्मोन का मतलब जो हम मिल्क लेते हैं उसको पचाने का काम कौन करता है, काइमोट्रिप्सिनोजन के द्वारा। और बच्चों में वो काम कौन करता है, बच्चों में ये एब्सेंट होता है, बच्चों में काइमोट्रिप्सिनोजन एब्सेंट होता है, उनमें पाया जाता है कौन सा, रेनिन हार्मोन। उनमें कौन सा पाया जाता है, रेनिन हार्मोन पाया जाता है। ठीक है। और एडल्ट में रेनिन एब्सेंट हो जाता है और क्या आ जाता है यहाँ पे, काइमोट्रिप्सिनोजन आ जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कर्डली डाइजेस्टिव हार्मोन। ओके। और क्या क्या पाया जाएगा इसमें, ग्लूकोजन पाया जाएगा, सॉरी कोलोजन पाया जाएगा और न्यूक्लियस पाया जाएगा, कोलेजन्स पाए जाते हैं और न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है। प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन वाले पोर्शन को तोड़ने का काम करता है। एमाइलोलाइटिक एमिनो एसिड्स वगैरह, सॉरी पेनक्रियाटिक जो एमाइलेज होते हैं उनको तोड़ने का काम करता है। लाइपोलाइटिक हमारे जो लिपिड फैट सबस्टांस होते हैं उनको तोड़ने का काम करता है। लाइपोलाइटिक में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज आ जाता है। और पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है, लिपिड का इमल्सिफिकेशन करता है। ये क्या काम करता है, लिपिड का इमल्सिफिकेशन, लिपिड का इमल्सिफिकेशन करने का काम करता है। तो ये हो गए हमारे पेनक्रियास की बात, पेनक्रियाटिक जूस की बात। पेनक्रियाटिक जूस में हमने आपको पूरा बताया, अमाउंट कितना होता है, पीएच कितना होता है, इसका फंक्शन क्या क्या होता है, न्यूट्रलाइज ऑफ काइम, डाइजेशन, डाइजेशन में एमाइलोलाइटिक सेल्स पाई जाती है जो क्या करती है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज का सीक्रेशन करती है। प्रोटियोलाइटिक में प्रोटीन को डाइजेशन करने वाली सेल पाई जाती है जो प्रोटीन को, लाइटिक मतलब प्रोटियोलाइटिक, प्रोटीन वाले पोर्शन को तोड़ने वाली। ठीक है। इसमें आती है हमारी ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कोले कोलोजन और न्यूक्लियस। ठीक है। ये प्रोटीन वाले पोर्शन को तोड़ने के काम करते हैं सब। काइमोट्रिप्सिन हमारे क्या करता है, कर्डली डाइजेशन करने का काम करता है, जो हमारा मिल्क पोर्शन होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम होता है। लाइपोलाइटिक हमारे क्या करते हैं इसमें, लाइपोलाइटिक पेनक्रियाटिक लाइपेज पाया जाता है, तो पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या काम करते हैं, लिपिड का इमल्सिफिकेशन, लिपिड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ओके माय डियर, ये हो गई हमारी किसकी बात, पेनक्रियाज की बात। आई होप आपको समझ में आया होगा, पूरी ये डक्ट्स का सिस्टम समझ में आया होगा। तो आज हमारा क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अगर आपको कुछ भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको अच्छे से दोबारा क्लास लेके दोबारा रिवाइज करवाएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम, बने रहिए, लगे रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको सफलता जरूर हासिल होगी दोस्तों। थैंक यू।